आज का लेक्चर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर है और इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे पहुंच सकता है। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, इसको पहले हम इकोनॉमिक्स में इसकी जो मीनिंग है पहले हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम वर्ड को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई कंज्यूमर है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास 100 रुपये हैं जिसे वो खर्च करना चाहता है मार्केट में। सपोज करिए कि इस 100 रुपये से उसने 2 प्रोडक्ट परचेज किए, ए और बी। अब ए और बी पे इसने 100 रुपये खर्च कर दिए और इसे ए और बी पे खर्च करने के बाद इसे कुछ सेटिस्फेक्शन इन दोनों प्रोडक्ट को परचेज करने पे, इसे कंज्यूम करने पे इसे मिलेगा। सपोज कीजिए कि परचेज करते समय ही थोड़ी देर बाद इसे ऐसा लगा कि अगर मैं ए के साथ बी को परचेज ना करके ए के साथ अगर मैं सी को परचेज करूं तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सोच के उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं ए के साथ सी को परचेज करूंगा और इस वजह से जो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले से मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे उसने बी के कंपैरिजन में एक बेहतर प्रोडक्ट को देखा, उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और उसने ए बी को छोड़ दिया और ए बी को परचेज करने के बजाय उसने ए और सी को परचेज करने का डिसीजन लिया। यानी कि पहले वाली सिचुएशन को उसने छोड़ के दूसरी सिचुएशन पे आ गया। जब वो ए और सी प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा था तभी उसे एक सपोज करिए कि एक डी प्रोडक्ट और उसे दिखाई दिया और उसके बाद उसने ये सोचा कि अगर मैं ए और सी की बजाय अगर मैं ए और डी को परचेज करता हूँ तो जो मेरा सेटिस्फेक्शन है वो मुझे पहले से भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डी जो है वो सी के मुकाबले मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सोच के उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और उसने अब ए और डी को परचेज करने का मन बनाया। अब और इस कंडीशन में उसे जो सेटिस्फेक्शन है वो ए और सी के मुकाबले कहीं ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसे फील हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए उसे ये लगता है कि हाँ अब ये फाइनली ए और डी ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो मुझे बेहतर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन या प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको मैं कंज्यूम करूँ तो वो मुझे इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो फाइनली कंज्यूमर इस पॉइंट पर पहुंचा कि ए और डी को अगर मैं 100 रुपये में परचेज करता हूं तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा। अब इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे और किसी कॉम्बिनेशन में नहीं मिलेगा। तो जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेगा कि ए और डी को परचेज करने में मुझे मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा, तो इसके बाद वो अपनी सिचुएशन को फिर चेंज नहीं करना चाहेगा। यानी कि वो फिर और किसी दूसरे कॉम्बिनेशन पे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसे ये लगता है कि ए और डी का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बेहतर, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। और इस पॉइंट पे पहुंच के वो फिर अपनी इस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहेगा, वो यहीं पे स्टेबल हो जाएगा और ए और डी को ही वो परचेज करेगा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो कंज्यूमर है वो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुँच चुका है, यानी कि वो बैलेंसिंग पोजीशन में पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है और वो इस सिचुएशन में आने के बाद अब और ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं करेगा। जब तक उसे लग रहा था कि मुझे और बेहतर कॉम्बिनेशन मिल सकता है, ए और बी को छोड़ के वो ए और सी पे गया, यानी ए और बी का कॉम्बिनेशन को उसने चेंज कर दिया, फिर ए और सी पे गया। ए और सी के बाद भी अगर उसे लगा कि मुझे ए और डी को अगर मैं परचेज करता हूँ 100 रुपये में तो मुझे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसने ए और सी को छोड़ के ए और डी पे चला गया। ए और डी को परचेज करने के बाद उसे ये लगा कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। अब मुझ में इसमें किसी भी तरीके के और चेंज करने की सिचुएशन नहीं है। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये कहा जाएगा कि ए और डी कॉम्बिनेशन पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच चुका है, यानी कि इसके बाद वो अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स की अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो कंज्यूमर की उस सिचुएशन को बताता है कि जहाँ पे कंज्यूमर ने जो पैसे खर्च किए हैं उस पैसे खर्च करने की वजह से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और इस लेवल को अचीव करने के बाद वो इसमें अब आगे किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। तो ये जो सिचुएशन है परचेजिंग की, ये जो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव होता है, इस लेवल को ही इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। यानी कि वो पॉइंट जिस पे पहुँच के जो कंज्यूमर है वो अपनी सिचुएशन को अब और ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहेगा।
तो ये हमारे इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम यानी कि एक ऐसा स्टेटस, एक ऐसा लेवल जहाँ पे कंज्यूमर अपने पैसे को खर्च करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे अचीव हो और फिर उसके बाद अपनी वो उस सिचुएशन को चेंज ना करना चाहे और वहीं पे वो सेटल हो जाए। तो कंज्यूमर की इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम सिचुएशन हम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम वर्ड को समझने के बाद अब हम ये जो वर्ड है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया था। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्केट में है क्या। यानी कि जब कंज्यूमर मार्केट में प्रोडक्ट को परचेज करने जाता है तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अगर हम सिस्टमेटिकली देखें तो उसको इस ग्राफ से बड़ी इजीली समझा जा सकता है कि जो भी कंज्यूमर है वो मार्केट में गया किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए, यानी कि मार्केट में वो अपने पैसे को खर्च करेगा। पैसे को खर्च करने के पीछे का पर्पज क्या है कि उसे कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए। जब वो सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए मार्केट में जाएगा तो वो ये कोशिश करेगा कि मैं जो भी पैसे खर्च कर रहा हूँ उस खर्च किए गए पैसे से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और इस वजह से वो चीज़ों के अलग अलग कॉम्बिनेशन में अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगा। और इस तरीके से अगर हम मान लें कि फाइनली वो ऐसे परचेजिंग लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए या उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो उसके इसी लेवल को बोला जाएगा कि जो कंज्यूमर है वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच चुका है। यानी कि उसका सेटिस्फेक्शन का जो मैक्सिमम लेवल है वही उस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और सेटिस्फेक्शन के उस मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद कंज्यूमर अपनी उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहेगा क्योंकि वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुँच चुका है, यानी कि सेटल हो चुका है। अब इस सारी चीज़ों को समझने के बाद फाइनली हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अगर हम समझें तो इस तरीके से इसे समझा जा सकता है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी कि अगर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं यानी कि हम उस कंज्यूमर के एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है, अगर वो मार्केट में पैसा खर्च कर रहा है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा। इसी दो लाइन को थोड़ा सा हम ज़्यादा इलेबोरेट करें तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। इट इज़ ए सिचुएशन वेयर ए कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन परचेजिंग वन और मोर कमोडिटीज, कि जहाँ पे जो कंज्यूमर है अपने पैसे को एक या एक से अधिक प्रोडक्ट को परचेज करने में खर्च करता है, सो दैट जिससे कि ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड हैज़ नो अर्ज टू चेंज दिस लेवल ऑफ कंजप्शन, कि जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए और इसके बाद उसे अपने इस कंजप्शन लेवल को चेंज करने की कोई भी इच्छा नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसके अकॉर्डिंग उसे मिल रहा है। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये समझना चाहते हैं कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, उसे कैसे अचीव किया जाए, तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर्स का जो सेटिस्फेक्शन है हम ये कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। भाई अगर हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वहाँ पे वो रुक जाएगा, फिर वो अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम है कि नहीं, उसकी काउंटिंग कैसे करी जाएगी, उस लेवल तक पहुंचा कैसे जाएगा। ये एक जो पॉइंट है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा बनता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने ये तो समझ लिया कि ये एक वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन उस कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम है कि नहीं ये पता कैसे चलेगा, इसको मेजर कैसे किया जाएगा। तो इस टॉपिक को अगर आपको क्लियरली समझना है तो इसमें सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर्स का जो सेटिस्फेक्शन है उसका मेजर किस तरीके से किया जाता है। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है कि हाउ टू मेजर द सेटिस्फेक्शन, कि सेटिस्फेक्शन का मेजरमेंट होगा कैसे। अगर हमें कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचना है कि जहाँ पे यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि वो पोजीशन जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो उस सेटिस्फेक्शन का मेजरमेंट किया कैसे जाएगा। इकोनॉमिक्स में सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के दो अप्रोचेज हमारे आते हैं। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो इसी पे हमारा टर्न हो जाता है कि जो कंज्यूमर है उसके सेटिस्फेक्शन को मेजर कैसे किया जाए।
तो इसको अगर हम समझें आगे तो ये चीज़ हमारे सामने निकल के आती है कि जो भी सेटिस्फेक्शन था, या कि इकोनॉमिक्स में मुझे अगर हम यूटिलिटी बोलें, तो इस सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के जो दो अप्रोचेज थे वो हमारे इकोनॉमिक्स में शुरुआत से थे। इन दो अप्रोचेज को पे जाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद इस थ्योरी को हम समझेंगे। सपोज कीजिए आपको भूख लगी है और आपने मार्केट में आप हैं और आपको भूख लगी थी और आपने एक समोसा खा लिया। समोसा खाने के बाद आपको अपने माइंड में कुछ सेटिस्फेक्शन फील होगा, तो आपने समोसा खाया और समोसा खाने के बाद आपको माइंड में कुछ सेटिस्फेक्शन फील हुआ। ये सेटिस्फेक्शन आपने अपने माइंड में फील किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सेटिस्फेक्शन आपने अपने माइंड में फील किया है, ये इस फीलिंग को, कि जो भी फीलिंग आपने अपने माइंड में महसूस करी समोसा को खाने के बाद, इस फीलिंग को क्या आप नंबर में बता सकते हैं कि ये जो सेटिस्फेक्शन आपको समोसा खाने से मिला वो सेटिस्फेक्शन आपको 2 नंबर के बराबर था, या 3 के बराबर मिला, या 4 के बराबर मिला, कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसको नंबर में बताइए। तो प्रैक्टिकली अगर आप इस बात को किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई जो सेटिस्फेक्शन है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करने के बाद हमें वो अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा, जो भी सेटिस्फेक्शन हमें अपने माइंड में फील हुआ, वो तो एक फीलिंग है, उसको नंबर में कैसे बताया जा सकता है। हम तो कह सकते हैं कि समोसा खाने में हमें अच्छा लगा या बुरा लगा, हम ये चीज़ बता सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छा लगा तो वो 2 के बराबर अच्छा लगा, या 3 के बराबर अच्छा लगा, या 4 के बराबर अच्छा लगा, इसको नंबर में बताना कैसे पॉसिबल है। ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब इकोनॉमिक्स में सारी थ्योरीज की सर्च किया जा रहा था, सारी थ्योरीज को खोजा जा रहा था, उस समय 2 तरीके के जो अप्रोचेज थे वो हमारे सामने आए। इकोनॉमिस्ट के एक ग्रुप का मानना ये था कि किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो भी सेटिस्फेक्शन हम अपने माइंड में फील करते हैं, उस सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में बताया जा सकता है। जबकि दूसरे ग्रुप का ये मानना था कि जो भी किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद हम अपने माइंड में जो भी सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, तो वो तो एक माइंड की स्टेटस है, उसको नंबर में नहीं बताया जा सकता। हाँ, हम बस इतना तो बता सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद वो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा अच्छा लगा या कम अच्छा लगा, लेकिन वो कितने नंबर के बराबर अच्छा या कम अच्छा लगा उसको नंबर में नहीं बताया जा सकता। तो ये 2 तरीके के जो अप्रोचेज थे वो हमारे सामने आए। उन्हीं 2 अप्रोचेज को आपको यहाँ पे समझना है। तो सेटिस्फेक्शन का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से हो, इसको लेके 2 तरीके के जो अप्रोच थे वो हमारे सामने आए थे। पहले ग्रुप के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना था कि सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स में मापा जा सकता है। कार्डिनल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो कि काउंटेबल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले ग्रुप के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना था कि किसी प्रोडक्ट को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम नंबर में बता सकते हैं। जैसे एक समोसा हमने खाया, तो समोसा खाने के बाद जो भी सेटिस्फेक्शन हमें फील हुआ तो हम उसको नंबर में बता सकते हैं कि वो सेटिस्फेक्शन 2 के बराबर था, या 3 के बराबर था, या 4 के बराबर था। वहीं दूसरा जो ग्रुप था इकोनॉमिस्ट का, उनका यह मानना था कि किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन हमें माइंड में फील होता है उसको नंबर में नहीं बताया जा सकता। हम उसके बारे में केवल ये बता सकते हैं कि वो जो सेटिस्फेक्शन हमने फील किया वो ज़्यादा था या कम था, लेकिन उसको नंबर में नहीं बताया जा सकता। हम उस सेटिस्फेक्शन का केवल ऑर्डर तय कर सकते हैं कि हम जो सेटिस्फेक्शन था वो ज़्यादा मिला या कम मिला। तो इस तरीके से 2 अप्रोचेज हमारे सामने आ गए। एक वो अप्रोच जो सेटिस्फेक्शन, जिनका यह कहना था कि सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर में मेजर किया जा सकता है। दूसरी तरफ वो ग्रुप था जिनका यह कहना था कि सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर में नहीं मेजर किया जा सकता, बल्कि हम इसका केवल ऑर्डर तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 अप्रोच हमारे 2 थ्योरीज के रूप में हमारे सामने डेवलप हुए। जिस ग्रुप का ये कहना था कि सेटिस्फेक्शन को हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, इस अप्रोच को नाम दिया गया कार्डिनल अप्रोच। और वो ग्रुप जिनका यह मानना था कि सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम उसका केवल ऑर्डर तय कर सकते हैं, तो इस अप्रोच को नाम दिया गया ऑर्डिनल अप्रोच। अब यहाँ पे 2 अप्रोच हमारे सामने आ गए, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को मानने वाले, जो प्रेजेंट करने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो अल्फ्रेड मार्सन थे, और ऑर्डिनल अप्रोच को प्रेजेंट करने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था J.R. हिग्स। और इन्होंने अपने अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए अपने हिसाब से इन्होंने कुछ थ्योरीज को प्रेजेंट किया।
जैसे मार्सन ने अपनी थ्योरी बताई थी, कार्डिनल अप्रोच को फॉलो करते हुए इन्होंने थ्योरी बताई कि कंज्यूमर किस तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच सकता है, और इसको लेकर इन्होंने दो थ्योरी बताई थी। एक था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रोडक्ट को लेकर है, यानी कि कंज्यूमर अगर केवल एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में वो सेटिस्फैक्शन लेवल पे कैसे पहुंचेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल हो। और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को लेकर इन्होंने प्रेजेंट करी थी कि अगर कंज्यूमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है तो फिर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा, यानी कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे वो कैसे जाएगा। ये जो दोनों ही दूसरी तरफ आपका ऑर्डिनरी अप्रोच था जिसमें J.R. हिक्स ने अपनी थ्योरी दी थी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसमें इन्होंने बताया था कि अगर हम सेटिस्फैक्शन को का नंबर्स में नहीं बताया जा सकता बल्कि उसका केवल ऑर्डर तय किया जा सकता है, और अपनी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए एक थ्योरी हमारे सामने लेके आया था जिसका नाम था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब ये जो तीन थ्योरीज हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तीनों ही थ्योरीज के ऊपर मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। किसी भी थ्योरी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके इन थ्योरीज को सेपरेटली डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी आज का जो लेक्चर है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को लेके है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि इन थ्योरीज के अंदर कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन तक कैसे पहुँचा जा सकता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली ये तीन थ्योरी हमारे सामने आ जाती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब हमें आगे इसी चीज़ को समझना है कि इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैसे अचीव किया जाएगा। तो सबसे पहले हम मार्सन की दोनों थ्योरी ले लेते हैं, डिमिनिशिंग और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके बाद हम J.R. हिक्स की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को लेंगे। अगर मार्सन की थ्योरी को लेते हैं तो मार्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जिसको हम इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी भी बोला जाता है, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है। इनकी जो पहली थ्योरी थी, मार्सन ने जो अपनी पहली थ्योरी दी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक प्रोडक्ट को लेकर थ्योरी थी। इस थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में जो कंडीशन हमारे सामने आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो कंडीशन ये बताती है कि कंज्यूमर की जो टोटल यूटिलिटी है, जैसे आपको यहाँ पता है कि सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं, तो टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल सेटिस्फैक्शन, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम वहाँ पे हासिल होगी जहाँ पे कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी जीरो हो जाए। तो इस थ्योरी के अंदर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करने की जो कंडीशन है, यानी कि कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करने की जो सिचुएशन है वो ये है कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी वहीं पे जो कंज्यूमर का जो टोटल सेटिस्फैक्शन है यानी कि टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम होगा और कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेगा। दूसरी थ्योरी है आपकी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को लेकर बनाई गई है कि अगर कंज्यूमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है और मार्केट में अगर सभी प्रोडक्ट के प्राइसेज अलग अलग हैं तो फिर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैसे अचीव कर सकता है, यानी कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमम कर सकता है। तो इसमें एक कंडीशन आती है कि इस कंडीशन में जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को तभी अचीव करेगा जबकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड इज इक्वल इन ईच प्रोडक्ट, यानी कि सभी प्रोडक्ट पे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है पर रुपी स्पेंड वो हमारे इक्वल हो जाए। और इस कंडीशन के लिए हमें इसको अचीव करने के लिए हमें इस कंडीशन को पूरा करना होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तीन प्रोडक्ट हैं एक्स वाई और जेड, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स दैट इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई एंड इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपॉन प्राइस जेड। तो अगर तीनों प्रोडक्ट, अगर हम सपोज कीजिए तीन प्रोडक्ट हैं तो तीनों प्रोडक्ट की जो लास्ट रुपी स्पेंड है वो आपस में अगर इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में जो कंज्यूमर है उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब ये जो थ्योरी है इसका मतलब क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, इसको मैंने पूरा आपको पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने लेक्चर्स में। तो वहाँ पे जाके इन कंडीशंस को अगर आपको डिटेल में प्रॉपरली समझना है तो मेरे पुराने लेक्चर्स में जाके देख लीजिएगा जहाँ पे इन दोनों थ्योरीज को मैंने प्रेजेंट किया है।
तो मार्सन ने अपनी थ्योरी में यह बताया था कि कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे पहुंच सकता है, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल तक वो कैसे जा सकता है। और इसके लिए दोनों थ्योरी में दो अलग अलग कंडीशन यहाँ पे बताई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी हिक्स की जो थ्योरी थी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम ये जानना चाहें कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये जो मार्सन की जो थ्योरी थी, ये थ्योरी अपने आप में डायरेक्टली कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को बता देती थी कि अगर आप केवल इसी थ्योरी के सहारे कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जा सकते हैं, यानी कि अगर पहली डायमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जब कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे पहुंचेगा, ये डायरेक्टली इस कंडीशन, जहाँ पे ये कंडीशन हमारी पूरी होगी वहाँ पे कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगा। और इक्वी मार्जिन यूटिलिटी में जहाँ पे ये कंडीशन पूरी होगी वहाँ पे कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगा। लेकिन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये थ्योरी अपने आप में अकेले कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं बता सकती, जिसमें एक समस्या है। इसके लिए आपको कुछ और भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो अकेले ये थ्योरी कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को बताने के लिए क्यों सक्षम नहीं है। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, जैसे कि इंडिफरेंस मैप को लेके है। ये हमारा एक इंडिफरेंस मैप है जो कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर ही हमारा आता है, और इंडिफरेंस मैप के ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। तो इंडिफरेंस मैप को अगर डेप्थ में अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये एक इंडिफरेंस मैप है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स और वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई को लिया, और इसमें 5 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2, IC3, IC4 और IC5। इंडिफरेंस मैप या इंडिफरेंस कर्व की क्या सिचुएशन होती है कि जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में ऊपर की तरफ पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारा बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम बैक साइड में यानी कि नीचे की तरफ आते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारा कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके लिए मैं इंडिफरेंस मैप का जो मेरा लेक्चर है उसमें भी बता चुका हूँ, और हमारी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी आती है उसमें भी एक सेपरेट लेक्चर में इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इंडिफरेंस कर्व की कंडीशन क्या होती है कि जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे यानी कि राइट हैंड की तरफ चलते चले जाएंगे हमारे सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जितना हम लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आते चले जाएंगे इंडिफरेंस कर्व में उतना हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होता जाएगा। अब यहाँ पे हमने 5 इंडिफरेंस कर्व को लिया। अब 5 इंडिफरेंस कर्व में हमने गुड वाई की हमने वाई मात्रा ली है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींची गई है जो कि इन सभी इंडिफरेंस कर्व को ABCDE पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे हमारी काटती है। अब ए पॉइंट आपका देखा जाए तो IC1 पे सिचुएटेड है, बी पॉइंट आपका IC2 पे सिचुएटेड है। तो बी पॉइंट चूँकि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे है इसलिए बी पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन है वो ए पॉइंट के मुकाबले ज़्यादा मिलेगा। अभी सी पॉइंट आपका IC3 पे सिचुएटेड है, तो सी पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन है वो बी के मुकाबले ज़्यादा होगा। डी हमारा IC4 पे सिचुएटेड है, तो डी पे जो सेटिस्फेक्शन है वो सी के मुकाबले ज़्यादा होगा। और ए पॉइंट आपका IC5 पे स्थित है, तो ए पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन है वो डी के मुकाबले ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे समझना ये है कि कंज्यूमर इनमें से किस पॉइंट पे स्टेबल करेगा, यानी कि कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को इन सभी 5 पॉइंट में से कहाँ पे अचीव करेगा। कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि वो सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हो। अब इस पॉइंट को यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसमें बताने के पीछे का पर्पज ये है कि इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि ये थ्योरी अपने आप में अकेले ही कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं बता सकती। तो ये थ्योरी कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को अकेले ही क्यों नहीं बता सकती, इसको मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने जा रहा हूँ। उसी चीज़ का ये जो ग्राफ है ये आपके सामने प्रेजेंटेड है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले वो कंज्यूमर का वही पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो इन सभी पॉइंट में वाई जो गुड वाई है उसकी मात्रा तो फिक्स है OY, सभी पॉइंट पे हमने गुड वाई की OY मात्रा ही यूज करी है, लेकिन इन सभी पॉइंट पे x की मात्रा हमारी बढ़ती जा रही है, इसमें X1, X2, X3, X4, X5। अब आपको ये पता है कि ए पॉइंट पे जो कंज्यूमर है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो कंज्यूमर को ए पॉइंट पे अपने आप को स्टेबल करना चाहिए।
यानी कि ए पॉइंट की कंडीशन क्या है कि ए पॉइंट, इन सभी पांचों पॉइंट में से ए पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, और इस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हासिल करने के लिए कंज्यूमर को गुड वाई की ओ वाई मात्रा और गुड एक्स की ओ सने के एक्स5 मात्रा को परचेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ यहीं पे एक समस्या है। सपोज कीजिए कि कंज्यूमर की इतनी इनकम ही ना हो कि वो एक्स की इतनी मात्रा परचेज कर पाए, या फिर प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा है एक्स का कि वो एक्स5 मात्रा को परचेज नहीं कर पाएगा, तो सीधी सी बात है कि फिर वो ए पॉइंट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो एक्स की एक्स5 मात्रा को परचेज कर पाए। लेकिन वो एक्स4 मात्रा को परचेज कर सकता है। सपोज कि जो उसकी इतनी इनकम है कि वो एक्स4 मात्रा को तो परचेज कर सकता है, लेकिन एक्स5 मात्रा को परचेज नहीं कर सकता। तो फिर वो सीधी सी बात है कि जब वो एक्स5 मात्रा को परचेज नहीं कर सकता, तो फिर तो वो ए पॉइंट पर जा ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम इस ग्राफ में जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो तो ए पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन कंज्यूमर की जो इनकम है उसके उसके अकॉर्डिंग वो एक्स की एक्स5 मात्रा को तो परचेज ही नहीं कर पाएगा, यानी कि फिर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को तो अचीव नहीं कर पाएगा। फिर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग वो एक्स4 मात्रा को परचेज कर सकता है, यानी कि वो डी पॉइंट पर जा सकता है। तो डी पॉइंट ही मैक्सिमम वो जा सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो एक्स4 से ज़्यादा मात्रा परचेज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इतनी इनकम ही नहीं है। लेकिन डी पॉइंट पर तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो उसे ई पॉइंट पे मिल रहा था, तो लेकिन ए पॉइंट वो परचेज नहीं कर पाएगा। तो यहीं पर ये इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। कंडीशन ये बता रही है कंज्यूमर की कि वो डी पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकता, और सिचुएशन क्या बता रही है कि डी पॉइंट पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, वो ए पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन ए पॉइंट पे वो जा नहीं पाएगा क्योंकि एक्स5 मात्रा को परचेज नहीं कर पाएगा, तो फिर वो डी पॉइंट पे स्टेबल हो जाएगा। लेकिन डी पॉइंट पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि डी पॉइंट हमारा रिलेटिवली नीचे वाले कर्व पे सिचुएटेड है। तो फिर इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी कहाँ। अगर हम डी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन कह रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि वो पोजीशन जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो डी पे मिल नहीं रहा, वो तो ई पे मिल रहा है, लेकिन ई पे कंज्यूमर जा नहीं सकता क्योंकि वो एक्स5 मात्रा को परचेज नहीं कर सकता। तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि इंडिफरेंस कर्व की स्टडी से हम ये पता नहीं लगा सकते कि कंज्यूमर एक्चुअल में किस लेवल पे जाके स्टेबल करेगा, यानी कि उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो एक्चुअली में अचीव कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हासिल करेगा, ये अकेले इंडिफरेंस कर्व की स्टडी से हम पता नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा अगर हम कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। तो इस ग्राफ से तो ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को तो हासिल नहीं कर पाएगा कंज्यूमर, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ए पॉइंट पे मिल रहा है और ए पॉइंट के लिए उसे एक्स5 मात्रा को परचेज करना पड़ेगा, और इतनी तो उसकी इनकम ही नहीं है। तो फिर कंज्यूमर का, और वो इस वजह से वो डी मात्रा परचेज केवल एक्स4 मात्रा परचेज कर पाएगा, यानी कि वो डी पोजीशन में पहुंच जाएगा, लेकिन डी पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो ए पॉइंट पे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो अकेले ही कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं बता सकता है, इसके लिए हमें कुछ और भी स्टडी करनी पड़ेगी। और वो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है आपके बजट सेट और बजट नाइन। यानी कि इंडिफरेंस कर्व को जब तक हम बजट सेट और बजट नाइन के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैसे अचीव किया जाए। ये आप तब तक पता नहीं कर पाएंगे जब तक आप इंडिफरेंस कर्व के साथ बजट सेट और बजट नाइन के कॉन्सेप्ट की स्टडी नहीं करेंगे। तो जब हम बजट सेट और बजट नाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इंडिफरेंस कर्व के साथ बजट नाइन के कॉन्सेप्ट को लेके आया जाता है, और इंडिफरेंस कर्व और बजट नाइन दोनों का जो ग्राफ है वो एक सेम ग्राफ पर ही बनता है। सेम ग्राफ पे ही हम बजट नाइन भी ड्रॉ करते हैं और उसमें हमारा इंडिफरेंस मैप भी ड्रॉ होता है। और जब दोनों एक साथ ड्रॉ होते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जो कंज्यूमर है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे अचीव हो पाएगी, यानी वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे कैसे पहुँच पाएगा।
तो ये वो दो कॉन्सेप्ट हैं कि जिसको पढ़ने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसका इंडिफरेंस कर्व के अंदर डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो इंडिफरेंस कर्व में अगर आप कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए दो सेपरेट कॉन्सेप्ट बजट सेट और बजट लाइन आपको और पढ़ना होगा। इसका मतलब है कि मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो बजट सेट और बजट लाइन को लेकर होगा। जब हम बजट सेट और बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे उसके बाद हम कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोबारा से जाएंगे कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कैसे किया जाता है। तो बजट सेट और बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद उसको हम इंडिफरेंस कर्व के साथ मर्ज करेंगे और उसके बाद जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अंदर फिर वो आपको बताया जाएगा। तो आज का जो मेरा इस लेक्चर का पर्पस था वो यही था कि जो आप कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल उसका बेसिक क्या है। उसमें हमारे दो अप्रोच थे, एक कार्डिनल अप्रोच था, एक हमारा दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच था। कार्डिनल अप्रोच के अंदर दो थ्योरी थी, डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को डायरेक्टली ये जो थ्योरीज हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डायरेक्टली समझा देती हैं। लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच था जिसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था वो इंडिफरेंस कर्व की जो थ्योरी है अपने आप में अकेले कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए सक्षम ही नहीं है। अगर आप इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के थ्रू कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए दो और थ्योरी हमें बजट सेट और बजट लाइन को हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसके बाद हम कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन को समझ पाएंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बजट सेट और बजट लाइन के बारे में बताऊंगा और उसके साथ ही कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अंदर कैसे अचीव की जाती है उसको मैं समझाऊंगा। तो आज के लेक्चर में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को लेके आज बस इतना ही हम समझते हैं। आगे के लेक्चर में बजट सेट और बजट लाइन को हम समझेंगे।